अब बात करते हैं इथिलीन हार्मोन के बारे में, ठीक है। इथिलीन हार्मोन के बारे में कुछ फैक्ट्स पहले जान लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टली देख सकते हो कि इसके फंक्शंस ऑलरेडी मेंशन्ड है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो जो फैक्ट्स है वो ये है कि इथिलीन इज द ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, इथिलीन का जो बायोसिंथेसिस होता है उसके लिए जो प्रिकर्सर होता है, प्रिकर्सर मतलब जिस एलिमेंट से उसका बायोसिंथेसिस का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्रिकर्सर। तो वो प्रिकर्सर है एक अमाइनो एसिड मिथियोनिन, ठीक है। मिथियोनिन उसका प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर होता है मिथियोनिन इसका, ठीक है। तो मिथियोनिन क्या होता है, बेसिकली एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है, वाटर सॉल्युबल सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है जो इथिलीन का बायोसिंथेसिस में प्रिकर्सर की तरह काम करता है, ठीक है। तो एज अ गैसियस हार्मोन इजीली वाटर सॉल्युबल होता है इथिलीन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है इथिलीन के बारे में। अब इसका जो फंक्शनल डिटेल्स है जो हम ऑलरेडी देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, उसके बारे में एक एक पॉइंट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसका होता है, इथिलीन का, ठीक है। इथिलीन क्या करता है, इथिलीन का जो फ्रूट राइपनिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी बहुत सारे, एक्चुअली फ्रूट राइपनिंग जो होता है बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस को इंक्लूड करता है, ठीक है। एक प्रोसेस के थ्रू नहीं होता है। तो हर एक प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे कि फ्रूट राइपनिंग में क्या क्या होता है। ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग बहुत सारे अलग अलग फिनोमेना होता है, उनमें से एक होता है जो सेल वॉल होता है। जो फ्रूट का जो फ्रूट होता है उसका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल का डाइजेशन होता है, ठीक है। सेल वॉल का डाइजेशन होता है। फ्रूट के अंदर उसका जो एंडोस्पर्म मतलब फ्रूट के अंदर का जो पार्ट है उस पार्ट में क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी मतलब अमाइलेज, बहुत सारे अदर्स एंजाइम्स होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, उसका एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर जब देखोगे फ्रूट का राइपनिंग होता है, इनिशियली मैक्सिमम फ्रूट अपने इनिशियल और रॉ स्टेज में ग्रीन कलर में होता है। जब उसका राइपनिंग होता है वो धीरे धीरे ग्रीन कलर लूज करता है, और जो उसका राइप होने के टाइम जो कलर होता है और मैच्योर फ्रूट में जो कलर होता है उस कलर को गेन करता है। तो फ्रूट का जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल डिग्रेड होता है, ठीक है। क्यों डिग्रेड होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कलरिंग जो क्लोरोफिल होता है जब क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए क्लोरोफिल लेवल दैट मीन ग्रीन कलर धीरे धीरे डिकलर्ड हो जाता है और उसके बदले में लाल हरा पीला जो भी उसका एक्चुअल मैच्योर फ्रूट का जो कलर होता है वो गेन करता है, ठीक है। एक और प्रोसेस जो होता है फ्रूट के अंदर जो फ्लेवर होता है, ठीक है, फ्लेवर एरोमा, ठीक है, जो भी होता है फ्रूट के अंदर फ्लेवर एरोमा जो भी होता है वो इंड्यूस कौन करता है, इथिलीन हार्मोन। फ्रूट के अंदर जो कड़कपन होता है, ठीक है, जो बिटरनेस और कड़कपन जो भी बोलो उसको भी इथिलीन एनहांस करता है। और फ्रूट के अंदर कुछ फ्रूट देखो कड़क कड़क होता है, उसका टेस्ट जो होता है थोड़ा सा बिटर होता है, इनिशियली स्वीट भी होता है बिटर भी होता है। तो उस फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक केमिकल टैनिन। तो टैनिन का मात्रा भी इंक्रीज करता है कौन, टैनिन जो होता है, ठीक है, टैनिन का लेवल भी इंक्रीज करता है कौन, इथिलीन हार्मोन। तो फ्रूट राइपनिंग के लिए जितना एसेंशियल प्रोसेस होता है सबको कौन कंट्रोल करता है, सबको एनहांस कौन करता है, इथिलीन। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स की। ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है, बेसिकली अगर किसी सीड्स को डार्क कंडीशन में एनहांस कराया जाए, जैसे मान लो जो डार्क ग्रोन सीडलिंग होता है, ठीक है, डार्क ग्रोन सीडलिंग के अंदर ये फेनोमेना देखा गया है, उसके अंदर एक रेस्पॉन्स, तीन रेस्पॉन्स एक साथ देखने को मिलता है, मतलब उसको हम कहते हैं ट्रिपल रेस्पॉन्स। ट्रिपल रेस्पॉन्स में होता क्या है, एक जो इलांगेशन होता है दैट मीन स्टेम का जो ग्रोथ होता है वो कम हो जाता है। सो
रिडक्शन और रिडक्शन कहना गलत हुआ, रिडक्शन मतलब कम होना, ऐसा तो नहीं कि स्टेम का ग्रोथ एक बार कम होता है फिर बढ़ जाता है। बेसिकली इनहिबिशन कहना बेटर रहेगा, इनहिबिशन ऑफ स्टेम इलॉन्गेशन, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होता है, सेकंड रिस्पॉन्स होता है जो विड्थ होता है स्टेम का, विड्थ इंक्रीज होता है, किसका, स्टेम का। स्टेम का विड्थ जो होता है, जो चौड़ाई होता है, ठीक है, उसका जो ब्रेड्थ होता है, विड्थ होता है, वो इंक्रीज होता है। तो एक फर्स्ट स्टेम का इलॉन्गेशन जो ग्रोथ होता है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। स्टेम का जो विड्थ होता है, जो स्टेम का चौड़ाई में जो ग्रोथ होता है वो इंक्रीज होता है। एंड नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, हॉराइजॉन्टल मूवमेंट ऑफ स्टेम। हॉराइजॉन्टल मूवमेंट ऑफ स्टेम का मतलब, जैसे मान लो एक प्लांट है, उसका स्टेम वर्टिकली राइज करता है, ठीक है। हॉराइजॉन्टल मूवमेंट में क्या होगा, वो स्टेम ऐसे ग्रो करेगा, ठीक है, अलोंग द प्लेन ऑफ द अर्थ, उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा, उसको हॉराइजन कहते हैं, ठीक है। हॉराइजन के बराबर स्टेम का ग्रोथ होता है। तो ये तीन रिस्पॉन्स देखने को मिलता है जब इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट कोई भी सीडलिंग को ग्रो कराया जाता है, तो ये तीन रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर इथिलीन का रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, और जैसे इथिलीन का रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, इथिलीन ये तीनों फिनोमेना को इंक्रीज करता है। फर्स्ट, स्टेम का जो इलॉन्गेशन है उसको कम कर देता है एनर्जी सेविंग के लिए। जो विड्थ होता है स्टेम का उसको इंक्रीज करता है, ज्यादा मास और ज्यादा न्यूट्रिशन एक जगह पर स्टोर करने के लिए, ठीक है, हाइट बैलेंस मेंटेन करने के लिए। और साथ में अगर कहीं पे थोड़ा सा भी लाइट देखने को मिलता है कभी भी, बेसिकली डार्क ग्राउंड में लाइट का कोई बात होता ही नहीं है, फिर भी जो स्टेम होता है वो लाइट के लिए उसका हॉराइजॉन्टल ग्रोथ मूवमेंट होता है, ठीक है। लाइट नहीं मिलता है तो लाइट, बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं कि लाइट अगर मिलता है तो उसका फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। अब लाइट नहीं मिलता है इसलिए उसका बेंडिंग मूवमेंट होता है, वो ऊपर की तरफ ग्रोथ नहीं कर पाते, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट फोटोसिंथेसिस। कोई जीन होता है रिस्पॉन्सिबल, वो जीन क्या करता है, उसका जो हॉराइजॉन्टल ग्रोथ होता है उसको प्रोमोट करते हैं। नेक्स्ट, प्रोमोट एब्सेशन इन लीव्स एंड फ्रूट्स। एब्सेशन का मतलब क्या होता है कि सेनेसेंस के बाद ये फेनोमेना आता है। बेसिकली सेनेसेंस एंड एब्सेशन दोनों को कौन रेगुलेट, कौन एनहांस करता है, इथिलीन। सेनेसेंस का मतलब बुढ़ापा होना, एब्सेशन मतलब बूढ़ा होने के बाद उसका झड़ जाना, मतलब लीफ या फ्रूट जो भी होता है, ठीक है। तो देखा गया है, फ्रूट बोलो या फ्लावर बोलो, किसी या लीव्स बोलो, किसी के लिए भी उसका एक लेयर होता है जिसको हम कहते हैं एब्सेशन लेयर, एब्सेशन लेयर कहते हैं, और एब्सेशन जोन, ठीक है। एब्सेशन लेयर और जोन होता है, ठीक है। वहां पर जाके बेसिकली एक होता है इथिलीन और एक और एब्सेशन को इंड्यूस करने वाला हार्मोन होता है, वो बेसिकली एक्सट्रीम कंडीशन में देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पर हम इथिलीन की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो फंक्शन है एब्सेशन का, वो इथिलीन और ऑक्सिन दोनों हार्मोन मिलकर कंट्रोल करता है। कैसे, अगर हम बात करें ऑक्सिन जो है, ठीक है, ऑक्सिन जब तक प्रेजेंट है एब्सेशन लेयर में तब तक नो एब्सेशन। बेसिकली यंग ग्रोइंग लीव्स के अंदर, फ्रूट के अंदर ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी अच्छा ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन बेसिकली एब्सेशन को नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं। पर जैसे ही उसका एज होता है, नेचुरली जब उसका एज इंक्रीज होता है, दिन बीत जाता है, तो ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होता है। तो ऑक्सीजन का लेवल जब यहाँ पर इंक्रीज है, ज़्यादा है, तो इथिलीन का लेवल यहाँ पर कम रहता है। ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पर ज़्यादा है तो इथिलीन का लेवल जो होता है वो कम रहता है, तो इसकी वजह से एब्सेशन नहीं हो पाता है। जब ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, तब इथिलीन का लेवल इंक्रीज होता है, एनहांस होता है, तब चल के यहाँ पर एब्सेशन का जो फिनोमेना होता है लीफ एंड फ्लावर के लिए, ठीक है, वो देखने को मिलता है। फ्रूट्स के लिए, लीफ के लिए, ठीक है, देखने को मिलता है। तो ये होता है मैकेनिज्म इथिलीन के द्वारा कि इथिलीन का प्रेजेंस होने के कारण कैसे एब्सेशन इंड्यूस होता है।
और इथिलीन का जो एब्सिशन का मैकेनिज्म है उसको इनहिबिट कौन करता है, अगर ऑक्सीजन को अप्लाई किया जाए बाहर से तो इथिलीन का जो इथिलीन इंड्यूस्ड एब्सिशन है उसको रोका जा सकता है। ठीक है, दो हार्मोन, एक साइटोकाइनिन और एक ऑक्सीन, इन दोनों को अगर एक्सटर्नली अप्लाई किया जाए तो इथिलीन इंड्यूस्ड जो एब्सिशन होता है उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करता है इथिलीन, किसके अंदर, राइपनिंग फ्रूट्स के अंदर, पके हुए फल के अंदर। अब इसको हम कहते हैं एक फेनोमेना, इसका एक नाम है जिसको हम कहते हैं क्लाइमेक्टेरिक मैकेनिज्म। क्लाइमेक्टेरिक मैकेनिज्म, ठीक है। दो टाइप का फ्रूट होता है, एक को हम कहते हैं क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट और एक को हम कहते हैं नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट। क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट के अंदर क्या होता है, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट के अंदर इथिलीन का लेवल काफी ज्यादा होता है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इथाइलिन, जिसके चलते वो फल आफ्टर टेकिंग आउट और रिपिंग आउट ऑफ द ट्री बहुत जल्दी पक जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो की बात ले लो, पपाया की बात ले लो, ठीक है, गुआवा ले लो, वो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट की कैटेगरी के अंदर आता है। नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट में क्या होता है, इथिलीन का जो कंसेंट्रेशन होता है, इथिलीन का जो लेवल होता है वो काफी कम रहता है, जिसके चलते जो फ्रूट उसको प्लांट से रिप ऑफ करने के बाद भी वो काफी दिन तक वो एज इट इज कंडीशन में रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिट्रस फ्रूट की बात करें, सिट्रस फ्रूट जो होता है वो नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट की कैटेगरी में आता है। और इसमें एग्जाम्पल की बात करें, मैंगो जो होता है, पपाया होता है, ये क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट के अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर इथिलीन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसके अंदर इथिलीन का कंसेंट्रेशन कम होता है। तो इसका जो राइपनिंग फेज होता है वो आफ्टर राइप करने के बाद भी, ठीक है, और उसको प्लांट से रिप ऑफ करने के बाद भी वो राइपनिंग का प्रोसेस धीरे धीरे स्लोली होता है। तो बेसिकली अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि इथिलीन का मात्रा ज़्यादा होने से क्या होता है, इथिलीन का मात्रा ज़्यादा होगा तो फ्रूट जो होता है, फ्रूट के अंदर उसका सेल्फ लाइफ कम हो जाता है। ठीक है, उसका सेल्फ लाइफ डिक्रीज कर जाता है। फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट, मैंगो एंड पाइनएप्पल के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, मैंगो एंड पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट को इंड्यूस करता है कौन, इथिलीन हार्मोन। फ्लोरल सेक्स को भी कंट्रोल करता है, कैसे, इथिलीन का मात्रा अगर ज्यादा होगा, इथिलीन का अमाउंट अगर इंक्रीज होता है तो क्यूकम्बर के अंदर फीमेल फ्लावरिंग इंड्यूस होता है। ठीक है, फीमेल फ्लावरिंग जो होता है वो प्रोमोट होता है किसके अंदर, क्यूकम्बर के अंदर। किसका मात्रा इंक्रीज होने से, इथिलीन का मात्रा इंक्रीज होने से। एक मूवमेंट देखने को मिलता है प्लांट के अंदर, एपिनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, वो एपिनेस्टिक मूवमेंट भी इथिलीन कंट्रोल करता है। एपिनेस्टिक मूवमेंट में एक्चुअली होता क्या है, जैसे अगर बात करें, मान लो ये एक स्टेम है, इसके यहाँ पर एक बड है, ठीक है, जो आगे एक फ्लावर डेवलप करेगा, तो उसको कवर करके फ्लावर के ऊपर भी कुछ पार्ट होगा और बर्ड के पास थोड़ा सा, देखो यहाँ पर कुछ सेपल होगा जो नीचे की तरफ, और कुछ जो पेटल्स होगा जो फ्लावर को कवर करके रखता है। ठीक है, बेसिकली कुछ लीव्स होता है यहाँ पर, जो बर्ड्स होता है, बर्ड्स के आसपास कुछ लीव्स होगा जो नीचे की तरफ होगा और कुछ ऊपर की तरफ होगा। ऐसा क्यों होगा, एपिनेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि जो ऊपर का फ्लावर होता है, सॉरी, जो ऊपर का लीफ होता है उसको सनलाइट डायरेक्टली मिलता है, तो उसका ग्रोथ जो होता है वो सनलाइट की तरफ होता है और वो अच्छे से होता रहता है। ठीक है, वो फ्लावर को प्रॉपरली मेंटेन करता है। पर जो नीचे का लीव्स होता है उसको प्रॉपरली सनलाइट नहीं मिलता, उसका सरफेस ऊपर की लीव से ढका हुआ रहता है। ठीक है, तो उसके नीचे की तरफ ग्रोथ होता है, बिलो द टूवर्ड अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द सनलाइट उसका मूवमेंट होता है। ठीक है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं एपिनेस्टिक मूवमेंट। बेसिकली दो टाइप का मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर, एक होता है ट्रॉपिक और एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। तो नेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है, वो स्टिम्युली की, दैट मीन सनलाइट या कोई भी स्टिमुलस होता है उसका जो डायरेक्शन होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है ये मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, रूट इनिशिएशन करना। ठीक है, तो रूट इनिशिएशन में क्या होता है,
अगर रूटीन की बात करें तो एक होता है एडवेंटिटियस रूट, ठीक है। एडवेंटिटियस रूट को, उसका जो ग्रोथ होता है उसको एनहांस करता है कौन, इथिलीन। फिर जो रूट हेयर होता है, ठीक है, बेसिकली जो रूट के थ्रू न्यूट्रिशन और वाटर को एब्जॉर्ब करने में काफी हेल्पफुल रोल प्ले करता है जाइलम के थ्रू। तो रूट हेयर की जो ग्रोथ होता है उसमें रोल प्ले करता है, ठीक है, रूट हेयर। तो रूट हेयर की जो ग्रोथ होता है उसमें भी हेल्प करता है। एडवेंटिटियस रूट का जो फॉर्मेशन होता है उसमें भी हेल्प करता है। और किस में हेल्प करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ रूट। रूट का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रूट के थ्रू जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होगा वो प्रोसेस भी एफिशिएंटली होगा और ज़्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो रूटिंग में ये तीनों फिनोमेना को प्रोमोट करता है कौन, इथिलीन हार्मोन। और जो इसका लास्ट मोस्ट फंक्शन है वो है इसका एज सिमिलर टू जिबरेलिन। जिबरेलिन का मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, इथिलीन का मैकेनिज्म भी अलग है, बस मैकेनिज्म जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी एंड जर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है उसको इनिशिएट करता है, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पर दो हार्मोन का नाम हमने देखा, एक जिबरेलिन और दूसरा इथिलीन, जो सीड और बड का जो डोरमेंसी होता है उसको ब्रेक करके जो जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है उसको इनिशिएट करता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फंक्शन अबाउट इथिलीन हार्मोन। अगर किसी को कोई डाउट है सो यू कैन आस्क मी। चलो।